बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाअत नार और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों की। और मुल्क भर में साल 2026 की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम उन बच्चों को बचाने के लिए इसका बाकायदा आगाज हो चुका है और वालिदैन से भी ताउन की अपील है। 19 अप्रैल तक ये मुहिम नाज़रीन जारी रखी जाएगी। ये मुहिम ना सिर्फ बच्चों को एक खतरनाक बीमारी से महफूज बनाने की कोशिश है, बल्कि एक सेहतमंद मुस्तकबिल की भी जमानत है। तो पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस कौमी मुहिम के दौरान मुल्क भर में 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। तो हम आप सब पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चे को ये 2 बूंद पोलियो की ज़रूर पिलाएं अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा महफूज रहे और किसी भी बीमारी से ना उसे गुजरना पड़े। बिल्कुल, एक इजाफी भी चीज़ है इसमें इस बार, और वो भी खुश आइंद है। इजाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बच्चों को विटामिन ए की खुराक भी दी जा रही है। और इस बड़े ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स हैं जो कि घर घर जाएंगे, बच्चों को कतरे पिलाएंगे, जो इस बात की अक्कासी करता है कि ये मुहिम किस कदर वसी और मुनज़्ज़म अंदाज में चलाई जा रही है। और अगर सूबों की बात की जाए तो पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख बच्चे हैं जो पोलियो से बचाव के कतरे उनको पिलाए जाएंगे, इसका हदफ रखा गया है। सिंध में इसी तरह से 1 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। और खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख बच्चों को पोलियो से महफूज बनाने के लिए इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। और बलूचिस्तान में भी 26 लाख से ज़्यादा बच्चों तक रसाई हासिल की जाएगी। जी हाँ, और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी इस मुहिम को भरपूर अंदाज में जारी रखा जाएगा, जहाँ 4,60,000 से ज़ायद बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। इसके अलावा गिलगित बल्त भी अगर हम बात करें तो 2,28,000 के करीब बच्चे हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में 7,60,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। और ये जो अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं हर साल किए जाते हैं, और ये मुहिम हर साल चलाई जाती है ताकि कौमी जिम्मेदारी भी है हमारी कि हम भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने बच्चों को महफूज मुस्तकबिल देने के लिए उन्हें 2 बूंद पोलियो की ज़रूर पिलाएं और पाकिस्तान को पोलियो जैसे मूजी मर्ज से मुकम्मल तौर पर पाक ताकि हम कर सकें। अब आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब। और आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका ईरान जंग बंदी डेडलाइन ब्रेक थ्रू के लिए पाकिस्तान की नई कोशिशें। और पाकिस्तान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के लिए बड़ा ही पुरुमीद है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं। और हम भी बड़े पुरुमीद हैं कि जल्द से जल्द जंग बंदी यकीनी बनाई जा सके। जी हाँ, और इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे, ये दावा किया जा रहा है द इकोनॉमिस्ट की तरफ से, और वो समझ चुके हैं उन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही खुशाइंद बात है। ये दावा अगर हकीकत पर मबनी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो मिजाज है कोई हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल बर्फ़ पिघली तो है और आगाज़ हुआ है मुज़ाकरात का, इख्तिताम अभी होना बाकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इख्तिताम भी खुश उसलूबी के साथ हो, पॉजिटिव नोट पे हो। जी हाँ, और उसके बाद बात करेंगे सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने 17 अप्रैल तक लाहौर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी है। और ये स्पेल कितना ख़तरनाक हो सकता है, कितनी बारिशें हो सकती हैं इसके अंदर, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। बिल्कुल, और फिर बात होगी PSL की। PSL सीज़न 11 पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से शिकस्त दे दी है। टेबल पर पहली पोजीशन बरकरार है। आगे आने वाले मैचेस में कौन किस पर भारी होगा, कौन किस पर सबकत ले जाएगा, इस पर भी बात होगी। और उसके बाद बात होगी अपने ही रिश्तों के कातिल पर। क्या मुआशरा नफ्सियाती अदम तवाज़ुन का शिकार है? गुस्सा, अना और जहनी दबाव, क्या यही खूनी वाक़यात की असल वजूहात हैं क्या? और इंसान इस नहज तक क्यों पहुंच जाता है कि किसी अपने प्यारे की जान ले ले, इस पर भी तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे अपने पहले टॉपिक की जानिब। और आज हम अपने पहले टॉपिक में बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता आलमी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, और अमरीका और ईरान के दरमियान तकरीबन 47 साल बाद आला सतही राब्ता भी हुआ है, और इसका सेहरा जाता है पाकिस्तान को। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के बाद माहौल किसी हद तक बेहतर दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तान एक बार फिर अमन के लिए कलीदी किरदार अदा करता हुआ नजर आ रहा है। और इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है और दोबारा बातचीत का इम्कान
मौजूद है। और दूसरी जानब जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि ईरान डील के लिए बेताब है, ताहम यूरेनियम के मामले पर इख्तलाफात अब भी रुकावट बने हुए हैं। तो दोनों जानिब से इस तरह के बयानात तो आते हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे जब तक ये जो जंग है मुकम्मल तौर पर जंगबंदी नहीं हो जाती। जी हाँ, और सूरत हाल उस वक्त मज़ीद संगीन हो गई नाज़रीन जब अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी है और खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को रोकने की बात हो रही है या कब्ज़े में लेने की धमकी दी जा रही है। और इसी तनाजुर में हम ये भी देख रहे हैं कि आबना हुर्मुज़ जो आलमी तेल की तरसील का एक अहम तरीन रास्ता है, एक बार फिर से ये ख़तरे में आ चुका है। चाइना ने इस इक़दाम की खुलकर मुखालफत की है क्योंकि चाइना को इससे बड़ा नुकसान होने का ख़दशा है। अभी तक हम देख रहे हैं कि चाइना बयानात ही दे रहा है, लेकिन बयानात में भी सख्ती आ रही है। अमेरिका को ये देखना होगा अगर चाइना बाकायदा फरीक के तौर पे जिस तरह से उसके जहाज़ों को अगर रोका जाता है तो फिर ये बड़ा मसला आगे बढ़ सकता है और आलमी बरादरी को ऐसे इक़दाम रोकने चाहिए। चाइना ये कहता है कि जो जंगबंदी को कमज़ोर करेंगे, जबकि रूस भी सामने आ रहा है और रूस के बयान भी सामने आ रहे हैं। गो कि रूस एक बड़ा बेनिफिशरी भी है क्योंकि उनके तेल की मांग बढ़ चुकी है, उनके ऊपर से सैंक्शंस हट चुकी हैं। तो रूस ने भी नई जंग को रोकने और तस्फिये में मदद की पेशकश कर दी है। और हमने ये भी देखा है चाल कि जिस वक्त यहाँ से JD Vance और उनका वफ्द रवाना हुआ है तो फौरी तौर पर कॉल आई है सदर पुतिन की और उन्होंने कहा कि आगाज़ तो पाकिस्तान ने किया है, अब हम भी फैसिलिटेशन के लिए, मीडिएशन के लिए हाजिर हैं। अगर आप सुलह करना चाहें तो हम उसमें किरदार अदा करना चाहते हैं। तो सारे ही कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए कि वो कठपुतली ना बने नेतन्याहू की। बिल्कुल, लेकिन अभी तक देखने को ये मिल रहा है कि नेतन्याहू जो है वो कठपुतली की तरह डोनाल्ड ट्रंप से जो चाहे वो करवा सकते हैं, जो चाहे वो मनवा सकते हैं। जब ये मुज़ाकरात जारी थे तो हमने उस वक्त भी देखा ईरानी मौक़िफ़ जो सामने आया कि जब मुज़ाकरात जारी थे तो उस वक्त भी एक कॉल आती है जो कि इजराइल की जानिब से आती है जेरेड कुशनर को, और फिर वो कॉल पहुंचाई जाती है स्टीव कॉफ और अंदर लेकर आते हैं जब इस इजलास के दौरान। और जब यही कॉल पर बात होती है और उसके बाद कहा जाता है कि मुज़ाकरात के अंदर ये शर्त रख दी जाए कि आबनाए हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है वो अमेरिका के हाथ में होगा। बेसिकली मकसद यही था कि ये मुज़ाकरात नाकामयाब हों, ये मुज़ाकरात सबूताज हो सकें और इस कोशिश में इजराइल कामयाब भी रहा। ये मुज़ाकरात पे डेडलॉक जो आया वो यही था कि आबनाए हुर्मुज़ का इख्तियार किसके पास रहेगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं, ब्रिगेडियर हसन साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि सालसी के लिए हम फिर से किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं और मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि दोनों फ्री कैन को इस चीज़ के लिए एग्री करने के लिए क्या कुछ करना होगा पाकिस्तान को? और आबनाए हुर्मुज़ की जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बंदिश भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और जिस तरह के मुतनाज़ बयानात आ रहे हैं कि जो भी जहाज़ यहाँ से गुजरेंगे उनको बंदी बना लिया जाएगा या उनको वहाँ से कैप्चर कर लिया जाएगा, आप समझते हैं कि ये मज़ीद तूल देना है जंग को या इसके अंदर मज़ीद कोई और भी शामिल हो सकता है, कोई और दीगर ममालिक भी इसके अंदर आ सकते हैं? आप थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये अभी जो प्रोसेस है मेरे ख्याल में कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन इसके अंदर प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है। और आपको याद होगा जब भी खबरें आ रही हैं कि जो मुआहदा था उसके नज़दीक पहुंच गए थे और फिर बीच में जो है थोड़ा डिले आया है। चूँकि अभी तक अमेरिका ने दोबारा लड़ाई शुरू नहीं की और अगर ब्लॉकेड का जिक्र किया तो एक नॉन काइनेटिक मेजर है, इसके अंदर मेनली आप शूटिंग नहीं करते, आप कंट्रोल करते हैं सिस्टम को। और ब्लॉकेट करना भी काफी डिफिकल्ट होगा बिकॉज आपने पूरा अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान पर ब्लॉकेट करना है। आई डोंट नो इनके पास इतने शिप्स हैं भी कि नहीं है, बट एनीवे सपोज कि चीजें थोड़ा सा डिले होती हैं उसमें आई एम श्योर मशावरत भी हुई होगी। और अभी खबर ये कि पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट है, तुर्किया है, मिस्र है, सऊदी अरेबिया, they want to bring them to the negotiating table because लड़ाई करके सबने देख लिया दोनों साइडों ने, उसके अंदर नुकसान ज्यादा हुआ है लेकिन अदरवाइज कोई रिजल्ट नहीं निकला बिकॉज वो वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे लड़ाई से पहले थे। तो मेरी अपनी असेसमेंट है कि इट कुड बी प्रेशर टैक्टिक्स बट होपफुली चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी। ठीक है, लेकिन को मंतक समझ में नहीं आ रही ब्रिगेडियर साहब, ये जिस वक्त जंग शुरू हुई तो आबनाए हुर्मुज़ बिल्कुल खुला था और उसके बाद जो चीज़ें, जो रिजीम चेंज का मामला या जो यूरेनियम की अफजूदगी या जो ऑलरेडी अफजूदा शुदा यूरेनियम है उसको हासिल करने की बात हो रही थी, वो सारे जो मकासद थे वो पीछे रह गए। अब आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर सबका फोकस है और उसे खुलवाने की बात हो रही है और खुलवाने के लिए भी उसे बंद किया जा रहा है।
जिस तरह चाइना का बयान सामने आ रहा है बड़ा सख्त किस्म का, अगर उनके जहाज़ों को रोका गया तो सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। अगर चाइना भी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर ये शक्ल क्या इख्तियार कर सकती है जंग। और अगर सिर्फ चाइना के जहाज़ों को जाने की इजाज़त होती है क्योंकि वो ताकतवर मुल्क है, बाकियों को नहीं जाने दिया जाता, तो फिर ये बाकी दुनिया के लिए क्या मैसेज होगा? आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से अब इसको सेटल डाउन किया जा सकता है? जी, वॉर की बात ठीक है, लेकिन वॉर हमेशा इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड रही है। लड़ाई जो वॉर है उसको कहते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स। तो अगर जब नेगोशिएशन नहीं हुई, पॉलिटिकल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर ने काम नहीं किया, तो आपने लड़ाई का सहारा लिया, तो ये भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स। उसके बाद भी वही पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही चलता है। और ये इसलिए मैं कहता कि ब्लॉकेट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसके अंदर काफी बड़ी पावर्स हैं। कल भारत के शिप भी गुजरेंगे तो ये तो उनका दोस्त है, सो कॉल्ड दोनों साइड होगा, फिर क्या होगा? इसी के से चाइनीज का जो अप्रीहेंशन, बिकॉज उनके ऑलरेडी मायदे हैं ईरान के साथ भी और रीजन के साथ भी, और वो ऑलमोस्ट सुपर पावर और मिलिटरली भी कोई इतने कम नहीं है। दे हाई टेक्नोलॉजी भी है और वो इकोनॉमिक प्रेशर भी जा सकते। दैट्स व्हाई। और फिर इसके अलावा आई थिंक ट्रम्प साहब ने एक दौरा भी करना है मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ चाइना का, तो वो भी एक फैक्टर है कि उससे पहले चीजें सेटल होनी चाहिए। जैसे आई फील कि मे बी काइंड ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से अभी नाकाबंदी के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लाया गया है, जेराल्ड फोर्ड तो पहले भी डैमेज हुआ था, फिर उसे रिपेयर किया गया और अब नाकाबंदी की जा रही है, और दावा तो यही कर रहा है अमेरिका कि हमने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है ईरान की नेवी को, लेकिन जो कामिकाज़ी शिप्स हैं उनके पास जो फास्टेस्ट स्पीड के साथ आती हैं और अपने मकसद, अपने टारगेट को हिट करके वापस निकल जाती हैं, तो वो भी बड़ा डैमेज कर सकती हैं। और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, अगर ईरान चाहे तो उससे भी बहरहाल लॉन्ग रेंज भी अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। तो आपको लगता है कि कैपेबिलिटी है, सकत है ईरान में, अगर वो डैमेज करना चाहे अमेरिकी इस ब्लॉकेट को? जी, अभी वही है कि ट्रम्प साहब से वर्ल्ड वॉर 2 में रैम को बहुत से चेंज हो चुका है। अभी आपने देखा है, साहब ने जिक्र किया कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, उसके अलावा ये स्पीड बोट्स हैं, शायद अंडर सी भी ड्रोन्स हैं आजकल, मोस्ट प्रॉब्ली ईरान के पास है, देयर आर अंडर वाटर ड्रोन्स हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी जो थी वो हर को पता था कि कन्वेंशनल एसिमेट्रिक उनका ज्यादा नुकसान होगा एयरफोर्स और नेवी का, लेकिन आई एम श्योर दे हैव सच कैपेबिलिटी, वरना वो सरेंडर कर सकते होते। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है नाइला चौहान साहिबा ने, साबिक सफ़ीर हैं आप। वेलकम टू शो कहेंगे आपको नाइला साहिबा। और आप इस हवाले से क्या कहती हैं नाइला साहिबा, जिस तरह की सिचुएशन अब बन चुकी है, नाकाबंदी की जा रही है अब ना हुर्मुज़ के ऊपर अमेरिका की जानिब से, और ना तो ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है, और ये बात ईरान की किसी हद तक ये मौक़िफ़ दुरुस्त भी है कि वो किसी सूरत भी अमेरिका को तो वहाँ पर बिल्कुल अपने दरवाजे के आगे बिठाकर खुद के ऊपर अटैक करने की इजाज़त नहीं देंगे या खुद पर हुकूमत करने की इजाज़त नहीं देंगे। और इसके इस वक्त कैपेसिटी किसकी आप समझती हैं ज़्यादा, और पाकिस्तान को सिफारती तौर पर अब क्या मज़ीद इक़दाम करने होंगे, क्या कोशिशें करनी होंगी? क्योंकि पहला दौर हमने देखा कि उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हो चुकी थी, लेकिन लास्ट पॉइंट पे आके एक कॉल आने के बाद जो कि नेतन्याहू की थी, उसके बाद सब कुछ सबताज हो गया। ये जंग जो है वो रुकती रुकती फिर से एकदम हम देख रहे हैं कि शुरू होने की तरफ बढ़ रही है। तो क्या समझती हैं कि सिफारती तौर पर हमें क्या करना होगा, और इस सारी सिचुएशन के अंदर अमेरिका जो है क्या वो बंद कर सकता है, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर सकता है? देखिए, बहुत सारे सवाल आपने इकट्ठे कर दिए। एक तो ये कि अमेरिका क्या कर सकता है, दूसरा ईरान क्या कर सकता है, तीसरा पाकिस्तान क्या कर सकता है, और उसके ऊपर खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं वो क्या कर सकते हैं। तो इट्स लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क। इस वक्त जो है ईरान तो पिछले 45 साल से इस सिचुएशन के लिए तैयार था, ये हमें मतलब करना चाहिए। तो जो पिछले साल 12 दिन की जंग हुई थी उसमें ईरान ने सारे अपने कार्ड सामने नहीं लाए थे, और कुछ कार्ड्स जो हैं उन्होंने बाद में डेवलप किए उनकी अपनी गलतियों से सीख के, क्योंकि पिछली दफ़ा उन्होंने जब सीज़ फायर किया था तो इस ट्रस्ट के साथ किया था कि अब ये जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन दोबारा जब उन पे हमला हुआ तो उनके एतमाद को ठेस पहुंची और उन्होंने फैसला किया सीज़ फायर पे नहीं जाएंगे, हम जंग बंदी पे जाएंगे। अगर आप जंग बंद करना चाहते हैं तो ठीक है, हम सुलह सफाई के लिए तैयार हैं। अगर आप सीज़ फायर चाहते हैं तो वो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब सीज़ फायर हुआ था तो उसके बाद ईरान पे हमला हो गया था। तो सीज़ फायर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन।
वो चाहते हैं प्रॉपर जंगबंदी हो। लेकिन मीनवाइल वो जब 27 फरवरी को, जब अटैक से पहले, क्योंकि 28 को हुआ था, 27 को इनके फॉरेन मिनिस्टर आगा अरागची ने कहा था कि हम सालसी चाहते हैं, अगर आप सुलह सफाई चाहते हैं, लेकिन अगर आप जंग शुरू करेंगे खत्म हम करेंगे। बिल्कुल सर। तो वो उनका उस वक्त दावा उस पे चल रहे हैं। उन्होंने अपने किसी भी स्टेटमेंट में टर्न नहीं लिया। और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ जो है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, यूएन अंक्लॉज जिसे कहते हैं, यूएन कॉन्फ्रेंस फॉर लॉ ऑन द सी, उस पे ये टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं वो 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं, और उसके बाद जो है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, और उसके बाद आपका इकोनॉमिक जोन होता है, और उसके बाद हाई सीज आते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो है, बिकॉज स्ट्रेट, तो इसकी चौड़ाई मेरा ख्याल है कोई 45 किलोमीटर की है। हाँ, उस सॉरी 24 किलोमीटर की है, जिसमें से 21 किलोमीटर, क्योंकि एक तरफ अगर गल्फ ऑफ ओमान करते हैं और दूसरी तरफ आप ईरान को करते हैं, तो इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आ जाती है। लेकिन क्योंकि ये एक जो है वो ट्रांजिट है फॉर ऑयल एंड गैस, दुनिया का 20% यहाँ से गुजरता है, तो ईरान ने बहुत पहले जो है इससे फैसला किया था कि इसको कभी जो है वो डिसरप्ट नहीं करेंगे। पर इसका ये मतलब नहीं कि उनकी लीगल। अब जब लॉ ऑफ द सी की कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें ईरान ने इसको जो है वो रेटिफाई नहीं किया, साइन किया था, और अमेरिका ने भी नहीं किया था बाय द वे। तो दोनों ममालिक जो है, वो लॉजिक उधर लगती है तो वो लॉजिक इधर भी लगती है। अच्छा, लेकिन नाले साहब, ये जो इस वक्त ब्लॉकेड है, ये आपको अमेरिका की मुस्तकिल हिकमत अमली का हिस्सा लगती है, या अभी जो एक विक्ट्री पोजीशन में इस जंग से निकलने की ख्वाहिश है डोनाल्ड ट्रंप की, ये उसकी एक स्ट्रेटजी है? क्योंकि द इकोनॉमिस्ट का ये दावा, और भी बहुत से मुबस्सरीन हैं जिनकी ये राय है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से जंग की तरफ नहीं जाएंगे। उनको बल्कि ये लगता है कि उन्होंने जंग शुरू करके गलती की, तो फिर भी इस तरह का मामला जिसके ऊपर ईरान कभी एग्री नहीं करेगा। आपको क्या लग रहा है इसके पीछे मंतक क्या है? अच्छा, मंजर ये है जी कि ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है कंट्रोल, तो वो हमेशा से कर रहे थे, एंड टू बी ऑनेस्ट उन्होंने हॉर्मुज़ को बंद नहीं किया, उन्होंने सिर्फ धमकी दी। तो जो वेस्टर्न इंश्योरेंस कंपनीज थी, उन्होंने शिपिंग को इंश्योर करना छोड़ दिया, जिससे वो इतने बड़े कार्गो को नहीं जा सकते थे, इंश्योरेंस नहीं थी। तो इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई। ईरान ने फिजिकली उसको उस तरह बंद नहीं किया था, और आमदोरफ्त थी भी, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो ममालिक हैं उनको हम इजाजत देंगे। पाकिस्तान के आप देखें कि उधर से ट्रॉलर्स लेके ऑयल एंड गैस, चीन को भी इजाजत थी। तो अब जो है अमेरिका ये गेम खेल रहा है, नॉट ओनली फॉर ईरान बट ऑल्सो फॉर चाइना, ठीक है, क्योंकि चाइना का मेजर यहाँ ऑयल एंड गैस जाता था, और वजह से ये बेसिकली यूएस चाइना राइवलरी की मैनिफेस्टेशन है, मोर देन ईरान एंड यूएस। बिल्कुल सर। और अच्छा, तो नाइला साहब, अगर इन दोनों में से किसी शराइत पर एग्री भी किया जाता है दोनों ममालिक की जानिब से, या ईरान की जानिब से कह लीजिए, अब नाए हुर्मुज़ वाली ऑप्शन के ऊपर या फिर यूरेनियम अफजूदगी के ऊपर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, इन दोनों में से आपको क्या लगता है ईरान के पास कौन सी ऑप्शन हो सकती है? किस पर एग्री किया जा सकता है उनकी जानिब से? क्योंकि डेडलॉक सिर्फ इन दो ऑप्शन के ऊपर आ रहा है, बाकी तो सारी शराइत मान ली गई हैं एक दूसरे की। तो कौन सा ज़्यादा आसान रहेगा ईरान के लिए कि वो इस पर एग्री कर लें? देखिए, जहाँ तक तो न्यूक्लियर का है, ये न्यूक्लियर का इतना मसला नहीं था, क्योंकि ईरान इज़ अ सिग्नेटरी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंड ईरान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज विच इज़ हाईली मॉनिटर्ड बाय द IAEA इंस्पेक्टर्स, और उनके पास कोई दलील नहीं थी कि ईरान जो है वो वेपन्स की तरफ जा रहा है। और अगर आप ईरान को कहते हैं कि वेपन्स की तरफ नहीं जाए, तो वो तो पहले ही उनका फतवा था अली खामेनाई साहब का कि ईरान जो है वो वेपन्स ऑफ मास में बिलीव नहीं करता। इस्लाम जो है वो इंसानियत की तरफ जाता है, मैथ डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाता। तो उनकी वो फिलॉसफी थी।
बिल्कुल सही। और देखिए कि जो इनके 15 नुकात ट्रम्प साहब के, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर ईरान हमारी शराइत मान लेता है तो हम बुशहर का जो पावर प्लांट है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक। तो यू सी अ कंट्रोडिक्शन इन अमेरिकन नैरेटिव, क्योंकि पहले उन्होंने कहा हम इसको करेंगे, पीसफुल पर्पसेस को करेंगे, एंड सडनली पूरा एक यू टर्न हो जाता है और वो कहते हैं बस न्यूक्लियर इनका यूरेनियम हो ही ना, ये उठा के आईएईए को पकड़ा दे। ये इजराइल की लेकिन इसके ऊपर पोजीशन ईरान कतन और आमादा होता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में, अभी हम गुज़िश्ता रोज़ कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का भी बयान सुन रहे थे, वो कहते थे कि 70% हम कट लगाने जा रहे हैं। जो हम रिलाय करते थे या $1 में से 70 सेंट अमेरिका के पास जाते थे, अब ऐसा नहीं होने जा रहा। इस दौर का इख्तिताम हो चुका है। इसी तरह से बाकी तमाम इत्तेहादी नेटो फोर्सेस, वो इवन आपने हुर्मुज़ को ब्लॉक करने के लिए भी किसी तौर पर भी बरतानिया भी उनके साथ मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में तनहा अमेरिका के लिए सिर्फ इस वजह से कि इजराइल को खुश करना है, नेतन्याहू को खुश करना है, कब तक इस जंग में ख़ुद को मसरूफ़ रखेंगे या अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा उसमें उड़ेला जाता रहेगा? मिड टर्म इलेक्शन भी सर पे हैं, और अगर फ़र्ज़ किया ईरान की जंग ख़त्म हो भी जाती है तो अगर लबनान वाला मामला, गज़ा वाला मामला दरमियान में ही लटकता रहता है, तो आपको लगता है कि एक बड़ा डैमेज हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए? आई थिंक अगर 3-4 फैक्टर देखेंगे तो काफी सारा डैमेज हुआ है, और इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन पॉलिसी। एंड यू राइटली सेड कि ये नेतन्याहू की ही लड़ाई थी, या जो कहते हैं एप्स्टीन फाइल की, व्हाटएवर। अभी मेलानिया ट्रम्प का भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि हु पुश्ड हर, और आपको ये भी पता हुआ, कहा जा रहा है कि शायद जेडी वैंस साहब भी रास्ते में थे वापसी पे जहाज पे, एंड ही वाज इशूइंग ऑर्डर्स। लेकिन मेरे ख्याल में देखें, ये चीजें करंटली तो लगती हैं कि ज़ायनिस्ट लॉबी इज वेरी स्ट्रांग। आई थिंक ज़ायनिस्ट लॉबी लॉस्ट द प्लॉट। ज़ायनिस्ट लॉबी का जो असर रसूख कम हुआ है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, बिकॉज फलस्तीन में जो जुल्म हुआ, गजा में, वहां से अगर आप देखें 3 साल से उनका एक मकबूल चेहरा सामने। आई एम नॉट सेइंग कि इजराइली लोगों की बात करें, बट द रजीम देयर, और तो उसमें आई थिंक नाउ इंटायर यूरोप, अभी स्पेन के साथ जितनी स्पेन इज बी वेरी स्ट्रॉन्ग एलाई ऑफ नेटो, और एक लिंच पिन है वहाँ की। जब उन्होंने शुरू किया कि हम स्पेस नहीं देंगे, अभी वो आई थिंक उनके जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो तो चाइना पहुंचे हुए शायद वहाँ पे। तो इसी तरीके से आपने कनाडा को भी देखा। तो मेरे ख्याल में जो नेटो में क्रैक्स आ रहे, अल्टीमेटली अमेरिकन पीपल, पब्लिक में विल रियलाइज कि ये गुठली जितना मुल्क हमें ब्लैकमेल भी करता है, एप्स्टीन फाइल्स हमारी लीडरशिप को बैक करता है, ब्लैकमेल करता है। तो आई फोरसी कि ये जो है ना, जो बड़ा जरूरी है कि ज़ायनिस्ट लॉबी का असर कम होगा, ट्रम्प और एनीबॉडी एल्स, दिस इज देयर डाउनफॉल। उसके बाद शायद अमेरिका को भी रियलाइज हो कि जी आपने को एग्जिस्ट करना है तो आप इज्जत के साथ रहे हर एक के साथ। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, लेकिन अगर ये मामला तूल पकड़ता है और अमेरिका और ईरान के दरमियान ये तनाज़ा एक बार फिर से शुरू हो जाता है, और इसी के ऊपर जिस तरह हम देख भी रहे हैं कि ब्लॉक करना शुरू कर भी दिया गया है, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उससे एक बार फिर से हम देख रहे हैं जो ऑयल मसनूआत हैं उनकी शॉर्टेज हो जाएगी। दीगर ममालिक के अंदर भी क्राइसिस एक बार फिर से जन्म ले लेंगे। जैसे ही सीज़ फायर हुआ था, हमने देखा हालात नॉर्मल होना शुरू हो गए थे, और एक बार फिर से आलमी मंडियों में भी हमें उतार चढ़ाव जो पहले चल रहा था उसके अंदर भी एक नॉर्मलाइज चीज़ें होती हुई नजर आई। लेकिन अब एक बार फिर से जो डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें हैं कि इसको खुलवाना है या इसको बंद करना है, उसके चक्कर में तो एक बार फिर सब कुछ महंगा हो जाएगा, एक बार फिर से तमाम ममालिक जो है वो क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे। तो ये क्या सूटेबल होगा? और इसके लिए अगर अभी रशिया किरदार अदा करने के लिए तैयार है, सदर पुतिन किरदार अदा करने के लिए तैयार हो चुके हैं, पाकिस्तान कर रहा है, दीगर ममालिक को क्या क्या एफर्ट्स करनी होंगी ताकि इसको मजीद तूल पकड़ने से पहले ही रोक लिया जाए? यानी ये पहली लड़ाई है जो जिसने ग्लोबल इम्पैक्ट किया है। इवन आई वुड से कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी देयर वर सर्टेन एरियाज जो अनअफेक्टेड थे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ जो एनर्जी सप्लाई चौक हुई है, आई थिंक 8.5 अरब की दुनिया की आबादी में हर किचन इम्पैक्ट हुआ, इवन अमेरिकन इम्पैक्ट हुआ है। जो मर्जी कहते रहे, आई थिंक जो है 1.5 गुना तो महंगा हो गया जो गैसोलीन था वहाँ पे, या गैस जिसको बोलते हैं। इस तरह भारत में आपको पता है लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि ये इतने आई वुड से स्टूपिड है, ये नारे लगा रहे ये मुज़ाकरात नाकाम हो और हम खुश हैं, मतलब वहाँ पे इतनी लंबी लाइनें हैं कि लोग अभी छोड़ के सिटी जो है और गांव की तरफ जा रहे हैं, ओपले जलाए। दिस इज नॉट एट ऑल, दिस इज अ फैक्ट कि अगर ये स्ट्रेच होता है तो बड़े बुरे हालात होंगे। यूरोप में, फ्रांस में आई थिंक राशनिंग शुरू होगी, तो इस तरीके से चाइना पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे ख्याल में इसीलिए ग्लोबल प्रेशर भी बढ़ेगा। दैट्स व्हाई आई फील कि दिस इज नॉट सस्टेनेबल, ये ज्यादा प्रेशर टैक्टिक्स है। और दूसरा, दे शुड रियलाइज बोथ साइड एक्चुअली कि आपकी वजह से ग्लोबल बिजनेस, ग्लोबल लेट्स से
जो एक्टिविटीज हैं डिप्लोमेसी फ्रीज नहीं करेगी, पीपल विल फाइंड ऑल्टरनेटिव्स और नो पे डिसरिगार्ड करना शुरू करेंगे। आई थिंक अल्टीमेटली दे हैव टू कम टू नेगोशिएटिंग टेबल। इट इज प्रेशर टैक्टिक्स और बाय एंड लार्ज आई थिंक चीजें उस तरफ जाएंगी। ये जरूर है कि एक सुपर पावर है साहब, अगर इसने अगर फाइनल मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के फैसला करना है तो वो चौधरी वाली बात है कि अपना अपर हैंड शो करना है, बट बाय एंड लार्ज नाउ दे आर एक्सपोज्ड। एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा नाले साहब, आपके ख्याल में ये जो तमाम तर डैमेज हो रहा है, एक तो फाइनेंशियल डैमेज है, दूसरा जो मॉरली एक नुकसान पहुंच रहा है सुपर पावर को, जो जिसकी तरफ सारे देखते हैं, जिसके सारे फैसलों को अहमियत दी जाती है, तो ये नुकसान आप डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की सूरत में सिर्फ उनकी ज़ात को होता देख रही हैं या फिर ये अमेरिका का नुकसान हो रहा है, और इस डैमेज की रिकवरी में कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो डेवलपमेंट हुई वो भी बड़ी हैरान कुन थी। एक तो पॉप लियो के हवाले से वो इस जंग की मुखालफत कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें लताड़ दिया और उन्हें भी बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जी ये जंगों के ख़िलाफ़ हैं, या इस तरह की बात करके पॉप लियो को भी अपना मुखालिफ बना लिया। और साथ में फिर अपनी जो तस्वीर उन्होंने ट्रुथ सोशल के ऊपर शेयर की, जिसमें वो मसीहा का रूप धारे हुए या हज़रत ईसा का रूप धारे हुए दिखाई दिए, जिसके ऊपर बड़ा शदीद बैकलैश आता है, और फिर उसे उन्होंने डिलीट कर दिया। कहा कि जी मैं समझा कि तो शायद ये डॉक्टर के रूप में मेरी तस्वीर दिखाई गई है। तो ये सारा जो डैमेज है, ये डोनाल्ड ट्रंप की ज़ात तक इसे महदूद समझा जाए या अमेरिका की सुबकी हो रही है इससे, और उसमें भी बड़ा वक्त लग सकता है रिकवरी में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक शख्स के तौर पे तो कोई इतनी अहमियत नहीं रखते। वो अहमियत रखते हैं सदर अमेरिका होके, और सदर अमेरिका का मतलब है कि एक सुपर पावर के वो सदर है। तो उस सुपर पावर पे उसका लाजमन जो है रिफ्लेक्शन होती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको तो अपने अगले जो इलेक्शंस हैं उनकी फिक्र है, जो बाई इलेक्शंस नवंबर में आ रही हैं। बिल्कुल सही। सो वो उसकी ज़्यादा जद्दोजहद में है निस्बत के अमेरिका का वर्ल्ड इमेज और स्टेचर पे वो ज़्यादा गम लगाएं, क्योंकि वो खुद ताजिर हैं। तो वो तिजारत में डिस्ट्रप्शन से सोचे थे कि वो बेनिफिट करेंगे। अगर ये हॉर्मोज को बंद करते हैं जिससे चीन को तकलीफ हो, तो चीन के पास बहुत से हरबे हैं अमेरिका को जवाब के, और अगर वो उस तरह की रिएक्शन होता है तो फिर अमेरिका को भी इट विल हैव टू रीडिफाइन इटसेल्फ एज अ सुपर पावर, क्योंकि उसके जो इंडिकेटर्स ऑफ बीइंग अ सुपर पावर वो डैमेज हो रहे हैं। सो अमेरिका हैव टू रीडिफाइन इटसेल्फ, बल्कि पूरा दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। आप गल्फ को देखें, गल्फ कंट्रीज में भी एक दरार आ रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं, गल्फ कंट्रीज़ में भी दरार आ रही है, और ये जो एक सुपर पावर का ताज था या सुपर पावर का एक टैग था, डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल इनाम तो उन्हें मिला नहीं है, लेकिन वो टैग भी अब लगता है कि अमेरिका से छीनने में जो किरदार अदा कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप अदा कर रहे हैं, क्योंकि ना तो अब उनकी टेक्नोलॉजी पर वो भरोसा रहा है दुनिया को, और ना ही उनके सुपर पावर होने पर कोई यकीन रहा है। तो जो साख जिस तरह से मुतासर किए डोनाल्ड ट्रंप ने, शायद ही दहाइयाँ लगेंगी इसको दोबारा से वापस उसी मकाम पर आने में। अमेरिका को बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकास हसन साहब मौजूद थे और नायला चौहान साबिक सफ़ीर थी। दोनों मेहमानों का शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे मुज़ाकरात के सेशन की बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इस पर दोनों फ्री कैन को एक बार फिर से बिठाया जाएगा, और जो भी अभी पॉइंट्स रह गए हैं जिन पर डेडलॉक है उन पर मिल बैठ कर मुशावरत के साथ कोई हल निकाला जाएगा। जी, और डोनाल्ड ट्रंप जो सिर्फ नेतन्याहू की हिमायत में पूरी दुनिया को अपना मुखालिफ बना चुके हैं, यहाँ तक कि अमरीकी अवाम भी उनसे तंग आ चुकी है, उन्हें अपनी स्ट्रेटजी पर नज़रसानी करनी होगी, वरना वक्त कम है और मिड टर्म इलेक्शन सर पर हैं। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर अब भी कायम है, और पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया है, मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद ये कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सालसी और अमन कायम करने का मौका दिया है, और पाकिस्तान दुनिया की उम्मीदों का एक महवर बन चुका है इस वक्त। बिल्कुल, और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के जरिए जंग के शोले अमन में बदल गए। क्या कहना था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, ज़रा सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला मौका है कि आला तरीन सतह पर दोनों वफूद हमारी दरख्वास्त पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और यहाँ तशरीफ़ लाने से पहले
2 हफ्ते की सीज फायर का दोनों तरफ से इत्तेफाक किया गया और पाकिस्तान को इस तरह अल्लाह ताला ने न सिर्फ मेज़बानी का, सालसी का और अमन को दोबारा कायम करने का एक ऐसा मौका दिया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ये पहला मौका है कि दोनों वफूद आमने सामने बैठे, मैं इसका गवाह हूँ। आज सीज फायर अभी भी कायम है, जो कोई मामलात कुछ थोड़े बहुत कहीं अटके हुए हैं उनको हल कराने के लिए पूरी कोशिश जारी है कि सीज़ फायर अब भी बरकरार है। इसी पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। खुशाइंद बात है, पाकिस्तान की सलाहियतों की, पाकिस्तान की कोशिशों की पूरी दुनिया मुतरफ है और अब ये कहा जा रहा है कि अगले दौर के लिए भी पाकिस्तान मुतहरिक हो चुका है। एक तो आप कितने पुरुमीद हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं पिछले दौर की, उसमें कहा जा रहा है कि जी शुरू में कंपैरेटिवली अमरीकी वफ्द का मौक़िफ़ या अंदाज़ थोड़ा लचकदार था और ईरानी जो साइड थी वो थोड़े से स्टिफ थे, अपने मुतालबात के ऊपर वो थोड़े से सख्ती का मौक़िफ़ अपनाए हुए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुख्तलिफ अदवार होते गए, 21 घंटे से ज़्यादा देर तक ये सेशंस चले हैं, तो अमरीकी मौक़िफ़ आखिर में कहा गया कि एक कॉल आने से यकसर तब्दील हो गया। उसमें बहुत से एडिशनल चीज़ें ऐड कर दी गई और मुज़ाकरात को सबूताज कर दिया गया और उस वक्त तक ईरान काफ़ी हद तक एग्री भी कर चुका था चीज़ों पर और एक मुश्तरका एलामिया की तवक्को भी थी। तो अभी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन फिर से अगर स्टीव विटकॉफ या जेरेड कुशनर या नेतन्याहू इन मुज़ाकरात को हायल होकर दोबारा से नाकाम बना देते हैं तो फिर ये सिलसिला कैसे सेटल डाउन होगा? जी, आप मुझसे पूछते हैं? जी आपसे ही पूछ रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। ओके, देखिए, इस वक्त अमेरिकन और ईरान के दरमियान जो एक किस्म की, आप इसको दितान का नाम दे सकते हैं कि वो दोनों में एक रिलैक्सेशन है दिस पर्टिकुलर मोमेंट, ज़ाहिरी तौर पर, क्योंकि माजी में अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक ने जिस तरह से हार्ड लाइन पोजिशन ले रखी थी, उसमें पाकिस्तान का जो किरदार सालिसी का रहा है उसको जितना किया जाए वो कम है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ होने वाली जंग को उसके दरमियान एक आर्जी जंगबंदी करवाई, बल्कि दोनों फ्रीकैन को टेबल पर बिठाया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ निगाह है पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक ऐसे पीस ब्रोकर के तौर पर देख रही है दुनिया में अमन लाने के दर पे। तो लिहाजा इस वक्त अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी ईगो किसी हद तक, फिर जो आपका एप्स्टीन फाइल्स का और फिर जो डीप स्टेट है अमेरिका के अंदर, ये फॉर दैट मैटर जर्नलिस्ट लॉबी का, उसके अगेंस्ट बेसिकली वो लड़ रहे हैं। लिहाजा इस वक्त अगर आप उनकी जानिब से एक्स अकाउंट के ऊपर दी जाने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं उसको भी अगर देखें तो वहाँ से बौखलाहटपन या एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन वो भी नजर आती है, जो कि रिफ्लेक्टेड थी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की जो प्रेस ब्रीफिंग छोटी सी उन्होंने की थी 7 से 8 मिनट की, उसमें भी खासी जो है वो वाज़ेह थी। लिहाजा इस वक्त इंप्रेशन दोनों जानिब ये है कि एक सोर्स सुपर पावर है जो अपने मफादात को जो है वो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, बिकॉज दुनिया ऑलरेडी मल्टीपोलर वर्ल्ड की जानिब जा रही है। और इसी तरीके से जो ईरान है जिसने कि अपनी लीडरशिप को खोया और जिस तरह उसने जंग में फतह हासिल की है, उसको वो टेबल पर बैठ के उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो लिहाजा दोनों जानिब से डोमेस्टिक प्रेशर भी मौजूद है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, इस वक्त इत्तलात के मुताबिक दोनों बैकडोर डिप्लोमेसी जो है उसके ऊपर काम हो रहा है और पाकिस्तान उस फैसिलिटेशन में किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की पोजीशन, हार्ड लाइन पोजीशन जो है वो ये सख्त एक पॉइंट ऑफ व्यू चाइना ने रखा है इस ब्लॉकेट को लेके जो अमेरिकन ने इम्पोज किया है, वो भी इस पर अगर देखा जाए तो उस तरह से ब्लॉकेट नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि उनकी फॉरवर्ड लीनिंग है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, जिसको बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर जिस तरह से चाइना का सख्त बयान आया है, अगर चाइना के जहाज़ों को रोका जाता है तो शायद ये जंग कोई और रुख इख्तियार कर लेगी। ब्रिगेडियर साहब, अगर हम देखें तो बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें, जिस तरह से जुनैद भी कह रहे हैं कि जब ईरान आया था तो ईरान डटा हुआ था और वो लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब अमेरिका आया था तो अमेरिका की उस वक्त बॉडी लैंग्वेज यही थी कि वो किसी हद तक एग्री हैं तमाम शराइत पर। लेकिन जब ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए या जो एग्रीमेंट साइन होना था वो नहीं हो सका, उसके बाद जब वो जा रहे थे उन्होंने कुछ देर की एक स्पीच दी थी जिसके अंदर हम देख रहे थे कि स्पीच के अंदर वो ये बरमला इजहार कर रहे थे कि पाकिस्तान ने सालिसी की कोशिश की, दोनों फ्री कैन को टेबल पर बिठाया, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, वो नाराज़ नहीं लग रहे थे लेकिन मायूस थोड़े से थे कि ये किसी तौर पर भी कामयाब होने चाहिए थे, लेकिन कोई एक वजह, कोई एक पॉइंट ऐसा आ गया जिस पर कामयाबी नहीं मिल सकी इन मुज़ाकरात को। तो क्या समझते हैं कि अमेरिका की जानिब से कितना सीरियस कोशिश की जाएगी? और जहाँ पर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात
शुरू से लेकर अब तक, जंग के आगाज़ से लेकर अब तक नहीं लगता कि वो जंग के खात्मे के लिए आमादा हैं या वो जंग की ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अभी का भी उनका बयान अगर हम देखें तो एक तो वो सारा अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की बात करते हैं, साथ ही साथ वो कहते हैं कि ईरान बड़ा अतावला हो रहा है, ईरान बड़ी शिद्दत से चाह रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं या जंग बंदी हो जाए या वो हमारी शराइत मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अब उस तरह से तैयार नहीं हैं। तो ये तमाम बयानात को, तमाम सिनेरियो को अगर देखें और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को देखें, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका की जानिब से कोई सीरियस कोशिश की जाएगी जंग बंदी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जेडी वेंस साहब का यहाँ पे आना, हाई लेवल डेलीगेशन है राष्ट्रपति साहब का या असेंबली स्पीकर बाकर साहब का ईरान की जानिब से आना, ये दोनों अफ्रीकैन की सीरियसनेस को शो करता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है, उनसे आप किसी भी किस्म के बयानात की तवक्को कर सकते हैं, लेकिन ये भी है कि उनको फ्रस्ट्रेशन भी है वन, और जो जंग से पहले अबनाए हुर्मुज़ खुला हुआ था उसका बंद हो जाना दुनिया में उनके अजीमत का बायस बन रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो उसको प्रेशर में भी हैं, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर तकरीबन करोड़ से ऊपर लोग जो है मुख्तलिफ स्टेट्स में उनके खिलाफ मुजाहरा भी कर चुके हैं। तो वो जो उनकी एक ताकत थी उसको वो जिस तरह डाइल्यूट होते देख रहे हैं, तो इसलिए उनकी जो है खासी बौखलाहट भी है और खासी फ्रस्ट्रेशन भी है। तो लिहाजा प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनैलिटी के हिसाब से मेरे ख्याल में आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं उसको देखना चाहिए। दो किस्मत वो ऑफकोर्स दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन स्टेट के जो मुल्क है उसके सदर भी हैं, लेकिन द वे उन्होंने पॉप के मुतालिक जिस तरह के बयान दिए हैं वो भी एक मैं समझता हूँ फ्रस्ट्रेशन की इंडिकेशन है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये भी तो हो सकता है कि क्योंकि जेडी वेंस नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं अमेरिका के, और अगर वो जंग ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करते और ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो ये सेहरा जेडी वेंस के सर भी जाता, जिस तरह पाकिस्तान जंग ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के सर सेहरा जाता, उसी के साथ साथ जेडी वेंस को भी जाता और उनकी साख जो है वो भी बेहतर होती। उनका मेरे ख्याल में अमेरिकन का उनको पसंद करना या उनका अगला एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर उभरना, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि जेडी वेंस के थ्रू ये मुज़ाकरात कामयाब हों या उनको इसका सेहरा जाए। बिल्कुल, एक थ्योरी के मुताबिक बिल्कुल हो सकता है। ये रिपब्लिकन के अगले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं और ये एंटी वॉर भी हैं, जबकि मार्को रूबियो और जो उनके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो जनरली प्रो वॉर नजर आते हैं। यही वजह है कि पिछले तकरीबन 3 हफ्ते के दौरान अफ्रीका के 12 मुख्तलिफ जो सीनियर मोस्ट जनरल थी विच इंक्लूड चीफ आर्मी स्टाफ पेंटागन के, उनको जो है बर्खास्त भी किया गया नौकरी से। FBI के डायरेक्टर को हटाया गया, वहां से उनके जो अटॉर्नी जनरल है उनको रिमूव किया गया। तो लिहाजा जंग की जितनी जो प्रो या एंटी वॉर लॉबी थी उसको डिसमेंटल किया गया। अब ये चीज जरूर शो करती है कि वहां पर जो डीप स्टेट है वो बेसिकली अपना काम कर रही है, लेकिन आप ये याद रखें कि जो नेगोशिएशंस होती हैं, मीडिएशन जो होती हैं, ये कोई एक इवेंट नहीं होता, एक प्रोसेस होता है। इसके अंदर स्पीड नहीं देखी जाती बल्कि इसको एक लॉन्ग मैराथन देखी जाती है। स्पीड वहां पे होती है जहां पर कि आप क्राइसिस को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जांपल उस दिन जब इनके 24 घंटे 3 घंटे बल्कि रह गए थे, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सॉलिसिटी की पेशकश की थी, तो वो उसका क्राइसिस थी और क्राइसिस को स्टेबलाइज करने के लिए फौरन जंगबंदी के लिए सारा वो आपने देखा कि अब से 4-5 रोज पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया। अब उसको स्पीड के तहत आप नहीं कर सकते। बेसिकली जो नेगोशिएशंस हैं ये कोई स्टाम्प पेपर आपने फौरन नहीं लिखना होता, बल्कि आपने जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड करना होता है। जो आपका मिसट्रस्ट है पिछले 47 ईयर्स का, ये उसकी आइस ब्रेकिंग काइंड ऑफ चीज थी। याद रखें कि ब्रिगेडियर साहब, अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मिसट्रस्ट ट्रस्ट में बदल भी जाए, कोई एग्रीमेंट हो भी जाए, तो इज़राइल का ट्रैक रिकॉर्ड तो पूरी दुनिया जानती है और हम ये भी जानते हैं कि वो कभी भी इस मुज़ाकरात को और इस अमन को हमेशा के अमन में तब्दील नहीं होने देंगे। अगर ईरान के साथ मामला ना भी हो, लेबनान के ऊपर, गज़ा के ऊपर अगर इसी तरह से हमले जारी रहेंगे, वहाँ पे मासूम शहरियों का कत्लेआम जारी रहेगा और फिर उसके ऊपर ईरान यकीनी तौर पे अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली अपने जो प्रॉक्सीज है उसके ज़रिए हमला करेगा इज़राइल के ऊपर और फिर अमेरिका को भी इसमें मसला रहेगा। तो ये मुस्तकिल अमन की सूरत कैसे इख्तियार कर सकता है इसी इजरायली लॉबी या इसी नेतन्याहू की जारहाना इक़दामात के साथ? इजराइल हमेशा से स्पॉइलर के तौर पे देखा गया। डिस्ट्रैक्टर्स हर लेवल पे मौजूद थे, ईरान के अंदर भी मौजूद हैं, अमेरिका के अंदर भी मौजूद हैं, इसराइल हम सब बेहतर जानते हैं। इवन रिपोर्टेडली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसने खासा लूज की है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, वो भी जो है जंगबंदी की हक में नहीं है। तो डिस्ट्रक्टर्स तो हर जगह पे मौजूद हैं, लेकिन जब दुनिया की ताकतें जो कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट वर्ल्ड है इसके अंदर जब देखेंगे तो लोगों को पीछे हटना पड़ेगा। स्पेशली जब डोमेस्टिक प्रेशर जब बढ़ेगा प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर भी, और जो पोजीशन इस वक्त खास करके चाइना की है उसको लेके, तो ये लोग लाजमी पीछे हटेंगे और जो मिसट्रस्ट जो बिल्ड हुआ है
उसको जो है बिल्ड करने की, जो है ट्रस्ट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ये जो कहते हैं ना बर्फ थोड़ी पिघली है, तो बर्फ जरूर पिघली है, लेकिन याद रखिए ये ग्लेशियर है जो 47 ईयर इस पर बर्फ पड़ रही थी और इनके साथ मोरियन के ताल्लुकात में थी, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये याद रखें कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान अपनी सॉलिसी, जैसे कि ताकदार साहब ने भी कहा, उसको जारी रखेंगे। और ये 47 साला कॉन्फ्लिक्ट है, 47 साला जंग है, और इसको एक ही दिन में या एक ही बैठक में, एक ही वक्त के मुज़ाकरात के अंदर ख़त्म नहीं किया जा सकता था। ये पूरी दुनिया को अंडरस्टैंड करना होगा और इसके लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें भी कर रहा है और इंशाल्लाह उसमें कामयाबी भी हासिल करेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब, दिफाई तजिया कार यहाँ पर शामिल कर लेते हैं एक ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगी तो दीगर हम इशूज़ भी होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। और एक बड़ी खबर आ रही है और ख़बर यह है कि पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के दरमियान मसालियत के लिए सरगर्म हो चुका है और मुमकिन तौर पे ये दौर जुमेरात को भी हो सकता है। वेन्यू भी फाइनल नहीं हुआ, आया वो पाकिस्तान होगा, जिनेवा या कोई और मकाम हो सकता है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक बार फिर से कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इसको, इस सीज़ फायर को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील किया जा सके। बिल्कुल जी। और बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का बड़ा इंकशाफ भी सामने आया है। वो कहते हैं कि ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे और अमरीकी सदर समझ चुके हैं कि उन्हें ये जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल और वाशिंगटन पोस्ट का भी ये बड़ा दावा सामने आया है। मज़ीद जानते हैं, हम बात भी करते हैं, हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद मलिक साहब, साबिक सफ़ीर हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे जावेद मलिक साहब आपको। जावेद मलिक साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, द इकोनॉमिस्ट हो गया, जर्नलिस्ट पोस्ट हो गया, ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब दोबारा जंग शुरू नहीं करना चाहेंगे और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो समझ गए हैं कि उनसे गलती हो गई है जंग शुरू करके, तो अब दोबारा जंग शुरू नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप के हैं, लगता है कि द इकोनॉमिस्ट उनके बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देती है या गौर से सुनती नहीं, देखती नहीं है। तो क्या समझा जाए इसको, द इकोनॉमिस्ट को सही समझा जाए या डोनाल्ड ट्रंप के बयान को, जो कि एक बार फिर से अपनाए हुर्मुज़ को बंद करने की बात करते हैं, जो कि जंग में बहरहाल शुरू करने की या दोबारा से जंग को फैलाने की वजह बन सकती है? जी अनमोल, सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपके तमाम देखने वालों को। जी आपका बहुत अहम पॉइंट है और मैं देखिए इसके ऊपर दो आरा पाई जाती हैं। एक तो ये है कि जो आपने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया हो, बल्कि कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट शाया की थी। अमेरिका के अंदर भी ख़ुद आप जानती हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप जिस स्लोगन को लेकर इलेक्ट हुए थे एज ए प्रेसिडेंट, उसका तमाम महवर जो था वो ये था कि हम अमेरिका को, यानी उनके बकौल जो उनसे पहले आने वाली हुकूमतें थीं, उन्होंने अमेरिका को अननेसेसरीली गैर ज़रूरी तौर पर फ़ॉरेन जंगों में जो है वो मुलविस कर दिया था और हम नहीं चाहते किसी भी इंटरनेशनल जंग में जाना। हमारा फोकस जो होगा वो मुल्क की तरक्की होगी और उसका जो स्लोगन का जो टाइटल था वो था मैगा, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी दे वांट टू फोकस ओनली ऑन डोमेस्टिक इश्यूज़। लेकिन उनके आते ही उन्होंने जो है वो इंटरनेशनल थिएटर्स ऑफ वॉर में जो है वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो आप जो कह रही हैं वो यकीनन उनके ऊपर जो उनका डोमेस्टिक सपोर्ट बेस है वो प्रेशर डाल रहा है। वो ये समझते हैं कि इस जंग में जाने का अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये इजराइल के जो है वो प्रोवोकेशन पर ये जंग लड़ी जा रही है। लेकिन अब क्योंकि जंग का आगाज़ हो चुका है, काफ़ी आगे जाने के बाद, पाकिस्तान की काविशों के बाद, ये एक सीज़ फायर में इस वक्त हम खड़े हैं और अब जो है मुझे लगता नहीं है कि वो पीछे हटेंगे, लेकिन जो स्टाइल ऑफ वॉर है वो शायद बदल जाए। आपने देखा कि ईरान के ऊपर जब हमले किए गए तो उसने जिस तरह से रिस्पॉन्ड भी किया और फिर उसने जो है वो कुछ काइनेटिक वॉरफेयर की, जैसे कि आप जानते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ की आप बात कर रहे थे, तो आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉकेड अमेरिका ने तो अब करने के लिए कहा है, लेकिन ईरान तो पहले से उसको ब्लॉकेड किए हुए है। आप जानती हैं कि ईरान ने सबसे पहले जो है वो इसको ब्लॉक किया और जो है वो वहाँ की आमदोरफ्त को रोक दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ ममालिक की जो शिप्स थी उनको जाने की इजाज़त दी। तो ये जो इस ब्लॉकेड का आगाज है वो तो ईरान ने किया था। अब जो है अमेरिका, जावेद साहब, ये ईरान ने जब ये आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया था तो जंग को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि अगर ये जंग बढ़ती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ईरान का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह था और ईरान ने बंद भी इसीलिए किया था ताकि दुनिया भी इस जंग को समझ सके, और जब तक आग आपके दरवाजे तक नहीं पहुँचती ना तो अंदाज़ा नहीं होता उसकी शिद्दत का, इसीलिए ईरान को ये करना पड़ा था। लेकिन अमेरिका के हाथ में आबनाए हुर्मुज़ का इख्तियार दे देना, इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसे गुंडे के हाथ में दे दिया जो कि कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी उसको बंद कर सकता है या अपनी मर्जी के टैक्सेस लगा सकता है, जो चाहे अपनी मनमानी कर सकता है। देखिए ये एक आपका ओपिनियन है, लेकिन मैं इसे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि देखिए अगर तो एक चीज़ को ब्लॉक करना गलत है,
और उस पर लोगों से टोल चार्ज करना गलत है, तो फिर वो दोनों के लिए गलत है। हम ये नहीं कह सकते कि ईरान ने अगर किया तो ठीक किया और अगर अमेरिका कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। यानी मैं यहाँ बैठ के देखिए, बहुत आसान है अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करना और एक पॉपुलर सेंटिमेंट भी वही है, लेकिन हमें डिप्लोमेसी में भी और वैसे भी थोड़ा रैशनल होकर सोचना चाहिए। इमोशंस को एक साइड पे रख के प्रैग्मेटिकली अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप ब्लॉकेड करें, चाहे ईरान करे या अमेरिका करे। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, हमको दोनों को गलत कहना पड़ेगा। अब ईरान ने अगर उसको वेपनाइज किया है तो ऑब्वियसली अब अगर अमेरिका वेपनाइज कर रहा है उसी राइट ऑफ नेविगेशन को, मेरी नज़र में दोनों गलतियां थी। इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर आपको, मैं तो समझता हूं कि हम जब एक पीस प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं और पीस प्रोसेस का मतलब ये है कि हम इस मसले का हल तलाश कर रहे हैं, तो जो उसमें आपको याद होगा जब ये तमाम वाक़यात हुए और सीज़ फायर का ऐलान किया गया तो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो ट्वीट थी जिसने ये कहा कि उन्होंने जो पॉइंट्स बताए उसके अंदर एक ये भी था कि आबनाए हुर्मुज़ को ओपन कर दिया जाएगा एज ए गुड विल जेस्चर। लेकिन जो रिपोर्ट्स ऑन द ग्राउंड आ रही थी वो ये थी कि इवन दो ईरान ने ये कमिट किया था कि वो उसको ओपन करेंगे, उन्होंने नहीं किया उसको और वो बंद रहा। तो ऑफ कोर्स इस हवाले से दो राय पाई जाती हैं। थोड़ी सी गुजारिश जावेद मलिक साहब, अभी ये जो आप बता रहे हैं कि ईरान ने कहा था कि वो उसे खोलेगा और उसने नहीं खोला, वो 2 हफ्ते के सीज़ फायर के अंदर वायलेशन ना करना भी शामिल था। हमने देखा कि जैसे ही सीज़ फायर हुआ है लिबनान के ऊपर 10 मिनट के अंदर 100 से ज़्यादा मकामात को निशाना बनाया गया और उसमें 300 से ज़्यादा शहादतें भी हुई हैं। और आबनाए हुर्मुज़ जिसको खुलवाने की बात हो रही है, उस खुलवाने के लिए उसको ब्लॉकेट किया जा रहा है या उसको सील किया जा रहा है। इस जंग से पहले तो बिल्कुल ही खुला हुआ था और ईरान ने भी उसके ऊपर किसी किस्म की अभी तक पाबंदी नहीं लगाई थी या उस पर रुकावट पैदा नहीं की थी। तो ये मंतक समझ से बाहर है कि एक चीज़ को खुलवाने के लिए आप उसे ब्लॉक कर रहे हैं जो कि पहले ही खुली हुई थी। और तीसरी चीज़ ये अगर हम दोबारा से द इकोनॉमिस्ट के इस दावे की तरफ आएँ जिसमें वो कहते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उनको लगता है, वो समझ चुके हैं कि जंग उन्हें शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। आप इस पॉइंट से कितना एग्री करते हैं कि वाकई ऐसा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो 1 घंटे के बाद या एक ही नशिस्त में 2 बयानात मुख्तलिफ दे देते हैं। जी आप जानते होंगे कि एम्बेसडर बनने से पहले मेरा ताल्लुक मीडिया से रहा है और ऑफ कोर्स मैं मीडिया के अंदर मेरे कुछ रवाबित अभी भी मौजूद हैं, स्पेशली वाशिंगटन में भी, बरतानिया में भी। जहाँ तक मैं समझा हूँ, जो ये इस वक्त हमारे इस्लामाबाद में डायलॉग हुआ और उसके बाद हमें ये लगा कि तातुल आ गया है उस मुज़ाकरात में, मैं उस वक्त भी ये कह रहा था और अभी भी ये कह रहा हूँ कि तातुल ज़रूर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन मेरी नज़र में ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। डिस्कशन जो हैं वो जारी हैं और डिस्कशंस जारी रहने के अंदर जो सबसे अहम 3 पॉइंट्स हैं जो मेरी नज़र में स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, अगर उनको रिजॉल्व कर लिया जाता है तो देखिए आबनाए हुर्मुज़ जो है इसको ब्लॉक करने के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोनों एक्ट्स गलत हैं, इनको नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में आपने जैसे कहा कि जंग से पहले ये खुला हुआ था, तो अगर जंग रुक जाती है तो इसको खुल जाना चाहिए, लेकिन वो रुकेगी कैसे? उसके 3 पॉइंट्स जो हैं अमेरिकन कि जो करीब तरीन हल्के हैं वो ये बता रहे हैं, ये उनका व्यू है, मेरा ओपिनियन नहीं है। वो ये कहते हैं कि 3 रेड लाइंस हैं जिनके ऊपर हमारा तातुल हुआ है। एक तो ये है कि आप जानते हैं कि वो समझते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर ताकत नहीं बनना चाहिए और इस हवाले से ईरान को एश्योरेंस देनी पड़ेंगी कि वो न्यूक्लियर अज़ाइम जो हैं उनके एम्बिशंस हैं उनको वो कर्टेल करेंगे। और दूसरी चीज़ वो ये समझते हैं कि जो मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का वो खित्ते के लिए जो है वो एक तरह से सेफ नहीं है। अगर आपने देखा कि जब अटैक हुआ ईरान के ऊपर तो उसने जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की उसके अंदर बहुत सारे मुसलमान ममालिक को भी निशाना ये तो दुनिया जानती है और अब तो दुनिया अच्छे से समझ गई है कि आखिर खतरा है कौन इस खत्ते के लिए या पूरी वर्ल्ड के लिए। अगर ईरान की बात की जाए, ईरान के अंदर जब बच्चियों के स्कूल पर अटैक किया गया, 189 के करीब बच्चियों की शहादतें हुई, वो भी इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट था, वो भी जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी कि आप किसी निहत्ते को, किसी बच्चियों के स्कूल को या इस तरह से किसी को निशाना नहीं बना सकते। बहरहाल वो एक लंबी डिबेट चली जाएगी। अभी अगर अब जिस तरह ईरान का मौक़िफ़ है, ईरान कहते हैं कि हम अपने जो हकूक़ हैं वो किसी को सल्ब करने नहीं देंगे, अपने हकूक़ को हम यूं उनसे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं और ये हक है किसी भी मुल्क का अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी, अपनी बका के लिए अपने आप को अपनी जो पावर है वो हासिल करना। या जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी से तो हम वैसे ही भी दूर हैं या हम इसको नहीं बनना नहीं चाहते थे, किसी भी तौर पर ये हथियार हासिल नहीं करना चाहते थे और इस बात का वो एग्रीमेंट भी कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद उन पर अटैक किया जाना, इसके बावजूद उनको जंग में घसीटा जाना, आप समझते हैं ये तमाम चीज़ें इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हैं और फिर दोनों जानिब से अटैक किए जाते रहे, इजराइल की जानिब से भी, अमेरिका की जानिब से भी।
देखिए जो अमेरिका का अटैक है इसराइल के साथ मिलकर, उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है, वो एक गैर यानी कानूनी एक्ट था। लेकिन उसके रिस्पांस में हम इस वक्त जब बात कर रहे हैं, ये इस मसले को हल करने के बारे में बात कर रहे हैं। यकीनन जो भी बात इस वक्त हो रही है उसमें ये 3 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि इस वक्त स्टिकिंग पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा पॉइंट वो ये समझते हैं कि जो ईरान उन प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करता है, जो कि आप देख सकती हैं हुतीज़ यमन में ले लें या इराक में ले लें या लेबनान में ले लें, जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि ख़ित्ते में एक तरह से जो है वो बदअमनी हो रही है। तो अगर इन तीनों मामलात पे वो उस मसले का हल तलाश कर लेते हैं, तो दूसरा जो पॉइंट है जो मैं जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा था, वो ये है कि वहाँ पे एक राय पाई जाती है कि ईरान जो है उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ऑयल एंड गैस है, मादनियात हैं। ईरान गुज़श्ता तकरीबन 50 साल से जंग की हालत में है। पहले ईरान और इराक की जंग हो रही थी, आपको याद होगा जब ईरान और इराक की जंग हो रही थी तो उस वक्त तो इसराइल नहीं था, लेकिन फिर भी ईरान जो है वो एक बरादर इस्लामी मुल्क इराक पे हमलावर था। जी तो लेकिन अगर थोड़ा सा गुजारिश है, अब वो एक ऑप्शन उनके पास ये है कि अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके या तो वो परपेचुअली हमेशा जंग में रहें, या फिर वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने आवाम की फलाह बहबूद बिल्कुल, अब ये बात आपने बड़ी अच्छी की है कि जो सैंक्शंस हैं इकोनॉमिकली सैंक्शंस भी हटें, उनके जो काउंट फीस हैं वो हटें, लेकिन ये तो ताली दोनों हाथों से बजेगी मलिक साहब। अगर ईरान अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद कर देता है और अपनी जो उनकी सबसे मजबूत डिफेंस है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसने अभी तक उनके सर्वाइवल को यकीनी बनाया, वो उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, और जिस तरह से आप ये तीनों शराइत की बात कर रहे हैं कि अगर ये ईरान मान लेता है और दूसरी तरफ से इजराइल अपनी जारियत का सिलसिला जारी रखता है, वो एक के बाद एक उनके अहदाफ को, उनकी सोवरेनिटी को निशाना बनाता रहा है, उनकी टॉप टियर लीडरशिप को उन्होंने उनके सुप्रीम लीडर को निशाना बना दिया, तो फिर बात कैसे बनेगी? क्योंकि हमने ये देखा है कि इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो वादा करते हैं उसकी खिलाफ वर्जी भी वो खुद ही करते हैं, तो फिर ये दोनों तरफ से ही करना पड़ेगा दोनों को। देखिए बिल्कुल एब्सोल्युटली ताली तो दो हाथ से बजती है, और मैं समझ रहा हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान और भी कुछ हमारे बरादर ममालिक हैं, जिसमें तुर्की है, इजिप्ट है और सऊदी अरेबिया भी है, चाइना की भी सपोर्ट है, बाकी भी ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ये एक होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट की जाएगी तो उसमें वो तमाम कंसर्न्स जो कि ईरान की हैं वो भी एड्रेस की जाएंगी। हम ये तो नहीं कह रहे, कोई भी नहीं कह रहा कि ईरान को राइट ऑफ डिफेंस नहीं है, ईरान को बिल्कुल भी ये किसी ने नहीं कहा। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो ऑफेंसिव पोस्चर है उसके ऊपर अगर वो नजरसानी करता है तो ये उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कुछ मुबस्सरीन के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कि वो अपनी सैंक्शंस को लिफ्ट करवा सकता है। अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लिफ्ट हो जाती हैं, ईरान को अपनी जो उसकी मादनियात हैं, तेल है, गैस है, उसके साथ ट्रेड करने की इजाजत मिलती है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सैंक्शंस भी हट जाती हैं तो ईरान काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा बाकी ममालिक के साथ ट्रेड करने में भी। अगर हम देखें तो अब तीसरे दौर की बात हो रही है कि दूसरा दौर जो है वो मुज़ाकरात का शुरू हो सकता है जुमेरात के रोज़, और पाकिस्तान ने एक बार फिर से दूसरे मरहले के लिए भी होस्टिंग की पेशकश कर दी है कि वो इसको होस्ट करने के लिए एग्री है, तैयार हैं, और पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म फ्राहम करने के लिए तैयार हैं। आप क्या समझते हैं, एक्सपेक्टेड क्या है, क्या वेन्यू हो सकता है, कहाँ पर ये मुज़ाकरात दोबारा से हो सकते हैं? और हम तो इसमें यही कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की कोशिश यही रहेगी कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, चाहे वेन्यू कोई भी हो, कहीं पर भी हो। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो 3 मामलात हैं इनको एड्रेस करने के लिए ऑफ कोर्स अभी हमारे पास जो, अगर आप देखें तो जो कल ईरान के वज़ीर ख़ारजा की ट्वीट आई थी, मैं तो उसको काफ़ी खुश हुआ। उन्होंने कहा कि वी वर इंचेस अवे फ्रॉम एन MOU, यानी इससे ये, और इसके साथ साथ अगर आप आज देखें प्रेसिडेंट ट्रंप की कल रात की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, वो भी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल करीब हैं, हम राब्ते में हैं। तो मैं तो इस हवाले से पुरुमीद हूँ कि आपको मैं ये बताता चलूँ कि डिप्लोमेसी जो है वो एक्चुअली एक इवेंट नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि एक 50-60 साल की जो जंग है, ये सिर्फ अभी वाली जंग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत तवील हिस्ट्री है। तो इसका रिजल्ट जो है वो एक सिटिंग में तो मुमकिन नहीं था। मैं तो हमेशा की कहता है, गालबन आप ही के प्रोग्राम में बात भी हुई थी, और मैंने कहा था कि जो मीटिंग है, जो फर्स्ट डायलॉग होगा, ये तो बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन हमें ये जहन में रखना है कि एक ही सिटिंग में तमाम मसाइल हल नहीं हो सकते, और हमें नाउमीद भी नहीं होना कि अगर एक सिटिंग में नहीं होते तो ये खत्म हो गया है। प्रोसेस इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा, और मैं पूरी उम्मीद हूं कि दोनों मामला इन मामलों में दोनों फरीकों के दरमियान जो है वो हम आंगी
मलिक साहब के अमेरिका गारंटी देगा इजराइल की, क्योंकि आखिरी लम्हात में जब चीज़ें सेटल डाउन होने जा रही थी, मुश्तरका एलामिया की भी उम्मीद पैदा हो चुकी थी, एक कॉल आती है जेरेड कुशनर को और सब कुछ तहबाला हो जाता है, तो मुज़ाकरात को वो कामयाब नहीं होने दे रहे, तो उस अमन को कैसे कामयाब होने देगा नेतन्याहू, जिसका सर्वाइवल इसी जंग के जारी रहने से जुड़ा हुआ है? तो आपको लगता है अमेरिका गारंटी देगा इजराइल की, नेतन्याहू की, कि वो कोई दोबारा शरारत नहीं करेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताता चलूं कि इसराइल का कॉन्डक्ट जो है वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्शनेबल है। वो तो इस सारे प्रोसेस को जो है वो डीरेल करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। देखिए, अमेरिका, अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की रीसेंट जो 3 दिन पहले की रिपोर्ट है वो देखें, उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़े अंदाज में ये लिखा है कि ट्रंप जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो इस मामले से निकलना चाहते हैं और उनके ऊपर एक हद तक प्रेशर ज़रूर था इसराइल का, लेकिन नाउ ही डज नॉट वांट टू प्रोसीड फर्दर। ये चीज़ तो है उनके जहन में, और मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूं कि कोई कॉल आई उनको या व्हाटएवर, रिपोर्ट्स हुई हैं, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनका कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन वो मीडिया में आ जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि जेरेड कुशनर हो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ओवर रूल कर सकते हैं। देखिए, लीडर ऑफ द डेलीगेशन जो थे वो JD वैंस थे। उन्होंने जब अपनी मुज़ाकरात का खात्मा किया, उसके बाद उन्होंने पुरुम्मीद बात की। कल अगर आप देखें उनकी जो फॉक्स न्यूज़ पे इंटरव्यू था, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि उनको ये लग रहा था कि जो इरानियन साइड है वो कहीं पे कॉल करके अपनी अप्रूवल्स ले रही थी, इसलिए हम वहाँ से चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसलिए चले गए कि हमारा तातुल हो गया था, जो कल उनका रात को इंटरव्यू में देख रहा था। अमेरिका भी बड़ा पुरुमीद है, ईरान भी बड़ा पुरुमीद है, और पाकिस्तान भी, दीगर ममालिक की नज़रें भी पाकिस्तान पर जमी है कि वो मीडिएशन का किरदार अदा कर रहे हैं, सालसी की कोशिशें कर रहे हैं, तो इसमें कामयाबी हासिल हो, क्योंकि जंग किसी के भी मफाद में नहीं है सिवाय इसराइल के। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इसराइल की ही ये कोशिशें हैं कि ये किसी तरीके से नाकाम हो जाए मुज़ाकरात और जंग बंदी ना हो सके, बिल्कुल ना हो सके, और उसके लिए उनकी शरारतें भी जारी हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जावेद मलिक साहब, साबिक सफ़ीर और सीनियर तजियाकार। जिस तरह से वो भी उम्मीद का इजहार कर रहे हैं, तमाम पाकिस्तानी भी दुआगो भी हैं, पुरुमीद भी हैं। जुमेरात को एक और मुज़ाकराती दौर का इम्कान है, पाकिस्तान उसके लिए मुतहरिक है, और ये चीज़ रिपोर्ट भी हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि सेनेटी प्रिवेल करे, डोनाल्ड ट्रंप जो बहकावे हैं नेतन्याहू के, उससे बाहर आएँ और अपनी आवाम की जो ख्वाहिशात हैं, जो मैंडेट लेकर वो हुकूमत में आए हैं, उसको पूरा करें। पीस मेकर का खिताब सिर्फ नोबेल इनाम के लिए नहीं, दुनिया में अमन के लिए हासिल कीजिए। बिल्कुल जी। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये तो तनाव की बात हो रही थी जो कि आलमी सतह पर है, एक तनाव जो कि आपके घरों में भी होता है और जिसकी वजह से अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आए हैं पाकिस्तान के अंदर कुछ, उन पर बात होगी तफसील के साथ इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मुल्क के 2 मुख्तलिफ शहरों से 2 अफसोसनाक खबरें सामने आईं और एक बार फिर हमारे सामने एक बड़े और हसास सवाल को जन्म लिया गया। इस खबर की सूरत में फैसलाबाद में मुबैना तौर पर घरेलू झगड़ा हुआ है और उसके बाद एक शख्स ने अपने हाथों अपनी बीवी और बेटियों का कत्ल कर दिया। और इसी तरह से लाहौर में भी एक वाक़या पेश आया जहाँ पे एक सरकारी स्कूल की खातून टीचर थी जिसको मुबैना तौर पर उनके खावंद से जारी तनाज़े के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तो हम ये किस तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, कहीं पर हम देखते हैं कि एक बच्ची को, एक लड़की को, एक बीवी को इसलिए सिर्फ रोज़े की हालत में कत्ल कर दिया जाता है कि वो अपने बाप से मज़ीद पैसे नहीं ला कर दे रही। कहीं पर गुर्बत और अफलास की वजह से या लड़ाई झगड़े या दबाव की वजह से अपने बच्चों को दरिया में फेंक दिया जाता है, नहर में फेंक दिया जाता है, और इस तरह के वाक़यात जो है वो शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। हमारे मुआशरे के अंदर क्या वजह है कि समाजी और नफसियाती बहरान है या फिर किसी किस्म का दबाव है, प्रेशर है, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं। और ये जो वक्ती तौर पर गुस्सा है, जज्बातियत है, इसको कंट्रोल कर पाना, जो लोग अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं रखते, सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, फिर वो इस तरह के मसाइल का शिकार भी होते हैं और फिर इस तरह की वारदात भी हमें नज़र आती हैं, अपने ही प्यारों का खून कर देते हैं। लेकिन किस स्टेज पर जाकर आखिर किस जहनीत के लोग हैं ये, या किस तरह से वो इस तरह ये इकदाम कर पाते हैं कि किसी अपने ही प्यारे को अपने हाथों से कत्ल कर देना, खून जो है उसका कर देना। इस पर हम बात करेंगे। मोहसिन नवाज साहब है, माहिर नफ्सियात, हमारे साथ लाइव कोच भी हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे मोहसिन नवाज साहब। तनाज़ात हर घर में होते हैं, जहनी दबाव भी हल्का फुल्का हर घर में होता है, लेकिन किसी का भी इस नहज पर पहुंच जाना कि किसी अपनी बेटी, बीवी, बच्चे, किसी का भी खून कर देना, कोई भी शख्स किसी मकाम पर पहुंचते वक्त शायद पीछे कोई ग्राउंड बनती आ रही होगी, लेकिन किस जहनीत के लोग होते हैं जो कि इस नहज तक पहुंच जाते हैं और किसी भी अपने प्यारे की जान ले सकते हैं, क्योंकि ये आसान काम नहीं है।
ये जो कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं, इसके पीछे एक फैक्टर नहीं होता, कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो दिमागी केमिकल्स के अंदर तब्दीली है। आम तौर पे ये जब कोई इमोशनल फ्लडिंग होती है इस तरह की, तो उसमें दिमाग की केमिस्ट्री चेंज हुई होती है। और ये जो वाक़या जिस दिन पेश आता है, ज़ाहिर है इसके बहुत पहले से आहिस्ता आहिस्ता इसका एक कंपाउंड इफ़ेक्ट बनता चला आ रहा होता है, जिसके नतीजा में किसी एक दिन ये वाक़या रूनुमा होता है। इसमें आम तौर पे जब ख़ास तौर पे लड़कियों की शादी होती है, तो सबसे ज़्यादा फोकस होता है इस चीज़ पर कि लड़का कैसा है, वो करता क्या है, वो देखने में कैसा है। लेकिन मेरे ख़्याल में एक जो अहम पहलू हम इग्नोर करते हैं वो ये है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि लड़के का बाप कैसा है और लड़के की माँ के साथ उसका ताल्लुक़ कैसा है। बहुत दफ़ा जीनियाती अमल दखल होता है, पीछे हिस्ट्री चल रही होती है फैमिली में किसी ऐसे अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा की, किसी और ऐसे वाक़े की। बाज़-औक़ात इसके पीछे दिमागी बीमारियों में साइकोसिस का फेज़ किसी के जब होता है, तो तब ऐसा कोई का इक़दाम जो है उसके हाथों सरजद होता है। इसी तरह नशे की बीमारी लोगों को बिल्कुल एक टर्निंग, एक जो उनका विजन है वो बना देती है, रीजनिंग एरिया ब्रेन का फ्यूज़ हो जाता है, जिसके नतीजा में कोई इस तरह के इक़दाम में जाता है। अच्छा, तो अब इसका हल क्या है? ये सारे पहलू यकीनी तौर पे हर घर में मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस हैं, मुख्तलिफ कहानी हैं, लेकिन ये तनाव हल करने के लिए, इस माहौल को बेहतर करने के लिए फिर हमें अपने बच्चों की तरबियत से शुरू करना होगा। जहाँ पे ख़राबी हो चुकी है वहाँ पे बात यहाँ तक ना आ जाए कि किसी की जान लेने के दर पे आ जाए कोई, उसके लिए फिर किससे रब्ता किया जाए, किसी कंसल्टेशन स्पेशलिस्ट को रब्ते में लाया जाए, घर के बड़े बुज़ुर्गों से रब्ता किया जाए? देखिए, बड़े बुज़ुर्गों का तो कोई फील्ड ऑफ प्रैक्टिस दूसरा होगा। इसके लिए तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का जो फील्ड है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और दूसरा बच्चों की जो ट्रेनिंग है, तरबियत है बचपन से। अब देखें कि अगर किसी का ह्यूमन ब्रेन और एनिमल ब्रेन, ये जो दो अहम पार्ट हैं ब्रेन के, उसमें से जब ह्यूमन ब्रेन इनएक्टिव होता है तो उसके पीछे की रीजंस पर काम करना। और लड़कियों को ये अवेयरनेस देना जुनैद साहब कि जो लड़कियां हैं बेसिकली वो उनकी प्रोग्रामिंग ये हुई होती है कि उनको कहा जाता है कि उन्होंने उस घर से आना नहीं है, वहीं घर बसाते रहना है। आप देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात आम तौर पे जो बड़े सिटीज़ हैं उसमें भी होते हैं, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी कम है। ज़्यादातर इस तरह के वाक़यात उस बैकग्राउंड में होते हैं जहाँ एजुकेशनल लिटरेसी रेट ज़रा कम है। तो ये जो लड़कों की, शौहरों की एक ब्रेन की प्रोग्रामिंग है जो इस कल्चर का हिस्सा है कि जिसमें वो लाइफ पार्टनर कम और अपनी मलकियत ज़्यादा समझते हैं। आप देखें कि उसमें ये वाक़या कि बीवी के साथ साथ बच्चों का भी मार दिया जाना, ये दरअसल वो उस वक्त उसको वो बच्चे मासूम नहीं नज़र आ रहे, वो एक्चुअली उस वक्त अपनी बीवी को तकलीफ़ देने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि ये बच्चे मेरी बीवी को बहुत प्यारे हैं, तो इस वजह से उसने अपने ही बच्चों को मार डाला। और इसमें आप ये भी देखिए कि कई दफ़ा वाक़यात ये होते हैं कि बीवी को मारा, बच्चों को मारा और फिर अपने आप को भी ख़त्म कर लिया, क्योंकि उस वक्त दिमाग जो है वो एक हैवानी जो उसका पार्ट है, यानी एनिमल ब्रेन है, वो एक्टिव हुआ है। अच्छा, बात आप सही कह रहे हैं मौसम साहब, लेकिन हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो वाक़या पेश आया लाहौर के अंदर, वहाँ पर एक ख़ातून जो कि 50 साला ख़ातून हैं, एक सरकारी स्कूल के अंदर वो पढ़ाती हैं और उनके शौहर ने उन्हें कत्ल कर दिया बेदर्दी से। पीछे वजह एक तनाज़ा था कोई जो कि उनके दरमियान चला आ रहा था। इस तरह के वाक़यात में क्या कहा जाएगा? 50 साल के अंदर तो तनाज़ात वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, आप ज़िंदगी का एक हिस्सा एक दूसरे के साथ जी लेते हैं, जहाँ पर भी आप दोनों के दरमियान कोई मसाइल रहे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को कत्ल कर देना, वो भी इतनी लंबी रफ़ाकत के बाद, क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहात रही होंगी? कई फैक्टर्स होंगे ईशल इसमें। ये जो यानी एक लंबी रफ़ाकत के बाद इस तरह का वाक़या रूनुमा होना, जैसे आप देखें कि डिवोर्स रेट में अब बड़ी एज की डिवोर्सेस भी देखने में काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो ये जो डिवोर्स का कोई या इस तरह से किसी पर हाथ उठाना, यहाँ से बात शुरू होती है। आप अगर इसकी हिस्ट्री पे जाएंगे ना इस वाक़े की, तो आप देखेंगे कि उन टीचर के साथ इनकी बदकलामी या उन पर हाथ उठाए जाने के पीछे कई वाक़यात होंगे।
और बाज़ औक़ात ख़वातीन भी ये गलती करती हैं कि वो प्रोवोक करती हैं। समझ लेना चाहिए कि जब कोई इस तरह का अंदाज़ अपनाता है तो उसी सीरीज़ का आगाज़ है जिसमें आगे चल के अगले स्टेप्स हैं। तो ये जो दिमागी बीमारियों में मेल के अंदर दिमागी तौर पे केमिस्ट्री चेंज होती है, तो उसमें एक्चुअली जब कोई खातून कोई बागियाना जुमला बोलती है, मसलन मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगी या मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, तो उस पर्सन को ये लगता है कि ये मेरे कंट्रोल से चीज़ निकल रही है, मेरा इसके साथ जो कंट्रोल वाला बिहेवियर था वो इस वक्त फ्लॉप हो रहा है। तो वो जो ट्रिगर पॉइंट होता है, वो जो ट्रिगर जुमला है या वो जो एक ऐसी कैफियत जिसमें चीज़ें बिल्कुल ही बिगाड़ की तरफ या इंतहा की तरफ जा रही हैं, वहाँ में फिर कौन किरदार अदा करे? दोनों को यकीनी तौर पे करना चाहिए, लेकिन किसी एक को तो पहल करनी होगी। जगह तब्दील कर लें या कोई ऐसी आपस में एग्रीमेंट दोनों मियाँ बीवी कर लें, लाइफ पार्टनर कर लें, अगर मियाँ बीवी के दरमियान ये मामला है, तो जिससे चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं या कम से कम उनके घर का माहौल ख़राब ना हो, बिल्कुल एक दूसरे के ख़ात्मे तक बात ना पहुँच जाए, और ख़ास तौर पे जो बच्चे या इर्द गिर्द का माहौल है वो भी तो उससे मुतासिर होता है। जी, जो एक नार्सिसिस्टिक इंजरी है ना, जब इससे वो शौहर कोई ऐसा जिसके अंदर किसी बीमारी या किसी और सिचुएशन की वजह से उस वक्त साइकोसिस, पैरानोया, दिमागी केमिस्ट्री चेंज्ड है, उसके दिमाग में जो है वो एक पर्दा छाया हुआ है, तो ऐसे में इस सिचुएशन को हैंडल करने में खातून ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि वो जो इस वक्त एग्रेसिव हुआ है ना, एग्रेसिव को उस मौके पे चैलेंज करके आप रोक नहीं सकते। तो एग्रेसिव बंदे को के एग्रेशन को अगर आप चैलेंज कर देंगे तो वो और प्रोवोक होगा। लिहाजा उस सूरत हाल में उसको बिल्कुल ऐसे ही डील करना चाहिए जैसे कहीं घर में सांप आ जाए तो हम बचते हैं। ख़वातीन तो छिपकली से बहुत डर रही होती हैं, हालांकि वो कोई जानलेवा काम नहीं करती, तो उसमें जैसे सांप या बिच्छू या कोई शेर या कोई ऐसा जानवर जो कि नुकसान पहुंचाने वाला होता है, हम उसको छोड़ के उससे अवॉइड करते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह उस वक्त वो जो इंसान है वो एक एनिमल ब्रेन से ऑपरेट कर रहा है। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि उस सिचुएशन से आप अपने आप को अवे कर लें। नंबर 2, उसको चैलेंज न देते हुए अपने सपोर्ट सिस्टम से रब्ता करें। सपोर्ट सिस्टम से मुराद घर वाले भी हैं और कानून में भी ऐसी गुंजाइशें मौजूद हैं। अब आपको पता है कि इस वक्त जो है वो ख़वातीन के हक़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी कानून साजी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मोहसिन नवाज साहब, जो कि हमारे दीन ने भी बताया है, हमें सब्र और तहम्मुल का सब्र भी देता है और साथ ही साथ हमें तरीका भी बताया जाता है कि अगर आप किसी के दरमियान भी झगड़ा हो गया, दो फ्रीकैन के दरमियान, तो एक तो जगह तब्दील कर लें, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो उठ जाएं, और पानी जो है वो लाजमी पी लें ताकि जो माहौल है वो थोड़ा तब्दील हो और तनाज़ा जो है वो थोड़ी देर के लिए थम जाए, ताकि सोचने और समझने का वक्त मिल जाए। तो इस तरीके को अपनी ज़िंदगियों पर लागू कर लेना कितना बेहतरीन तरीका होगा और कितना फ़ायदा इससे हासिल होगा कि आप किसी को कत्ल करने का सोच बैठे हैं, लेकिन अगर आप वहाँ से जगह तब्दील कर लेते हैं, आप खड़े हैं तो बैठ जाते हैं, पानी पी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हैं, तो शायद जो आपका ब्रेन जो कि इस वक्त आपको प्रोवोक कर रहा है कि आप अगले को मार दें, उसकी जान ले लें, शायद वो नॉर्मलाइज हो जाए और शायद वो आपको उस चीज़ से मना करे कि अब ये नहीं करना। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि अगर उस वक्त एक डेलिब्रेट डिले उसमें दिया जाए, यानी कि जब भी हम किसी डायलॉग पर जाते हैं ना, तो हम उस डायलॉग पर, उस सिचुएशन पर फ़ौरन के फ़ौरन नतीजा हासिल करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी इसी नशिस्त में, इसी मौके पर उसका कोई नतीजा निकालना है, और ये सारी की सारी ख़राबियाँ यहाँ से शुरू होती हैं। अगर हम उस मौके पे अप होल्ड करने की एक सलाहियत हासिल करें, अब जो बिखरा हुआ है ना, उसका उस वक्त दिमाग नहीं काम कर रहा, जो जिस पर वो हाथ उठा रहा है, जिसको समझ आ रही है बात की, जो उस वक्त निशाना बन रहा है, एक्चुअली उस वक्त ज़्यादा जिम्मेदारी उस पर आयद हो जाएगी, क्योंकि जो जिसके दिमाग के अंदर चेंजेस आए हुए उसको तो पता ही नहीं ना चल रहा। हाँ, उस सिचुएशन से पहले जब छोटे छोटे ऐसे कोई वाक़यात घरों में होने लगते हैं, तो ये वो वक्त है जिसमें खातून इन वाक़यात को रिपोर्ट करना छोड़ देती है, इस पर काम करना छोड़ देती है। एक्चुअली जब पहली दफ़ा किसी पर हाथ उठता है तो इसको डील किए जाने का आगाज़ तो तब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मोहसिन नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर नफ्सियात, और इसकी मसाइल की एक बड़ी वजह अदम बर्दाश्त भी है, तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों से तरबियत का आगाज़ कीजिए, और फिर जब आप बड़े हो जाते हैं तो यकीनी तौर पे ज़िम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। इस हद तक ना पहुँचिए कि किसी के ज़िंदगी के ख़ात्मे तक बात आ जाए, उससे पहले चीज़ों को ठीक करना होगा और उसमें
हमें भी देखना होगा, हमारे घर के बड़ों को भी किरदार अदा करना होगा, साथीज़ा को, उलमाए कराम को, सभी को इसमें कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हमारी रियासत को भी देखना होगा कि आखिर ये तनाज़ात, ये तनाव, इनकी बढ़ती हुई वजूहात क्या हैं। कहीं पर हम देखते हैं मुआशी बदहाली भी है, कहीं पर लोगों को क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, शायद ये वजूहात भी हैं बहुत ज़्यादा तनाज़ात की, तो इस पर भी हमारे हुकूमती सतह पर भी इक़दाम होने चाहिए। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी PSL 11 की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और बात हो जाए PSL सीजन 11 की, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन बरकरार रखी है। और मुल्तान सुल्तान्स ने भी टॉस जीतकर, हमने देखा कि पहले फील्डिंग का फैसला किया, लेकिन ये फैसला उन्हें बहुत महंगा पड़ा। बिल्कुल जी, पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 196 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। ज़ल्मी की जानिब से कुशाल मेंडिस ने 68 रन का शानदार इनिंग्स खेली है, जबकि मोहम्मद हारिस ने 38 रन बनाकर टीम को मजबूत पोजीशन पर पहुंचाया है। बाबर आजम हमेशा की तरह उतने अच्छे नहीं चल पाए, 18 रन, फरहान यूसुफ ने 30, जबकि ब्रेसविल ने 14 रन का इजाफा किया है। तो मुल्तान सुल्तान की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा खेल पेश किया गया और मोहम्मद इस्माइल और पेट्रोसेडल ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। तो हम जान लेते हैं, हमारे साथ अली तनोली मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे आपको अली भाई, और आप ये किस तरह से देखते हैं मैच को, और पहली पोजीशन हासिल कर ली मुल्तान सुल्तान्स ने। जी, बाबर की जैसे आपने बात की, बाबर का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो एक बैटिंग की निक में वापस आए हैं। उन्होंने लास्ट मैच में जो उसमें बेहतर परफॉर्म किया है, और सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि बाबर की कैप्टनसी, अगर आप बाबर की जो रिसेंट मैच है उसमें अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें वो इतनी बेहतर नहीं रही, पर बाबर की जो एज कम्पेयर टू रिजवान हम बात करें तो उनकी कैप्टनसी बहुत बेहतर है। जो टॉप टीम में आने की भी वजह यही है कि वो अपने प्लेयर को बेहतर यूटिलाइज कर रहे हैं। कल भी अगर आप देखें तो उन्होंने जो बॉलिंग चेंज की, उनके पास बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं। सुफियान मुकीम को जो वो लेके आए तो उसमें उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट डाला। उन्होंने जो मेजर विकेट्स हैं स्टीव स्मिथ की वो ली, उसके बाद पूरा पासा ही पलट दिया। एक ओवर में जो 2 विकेट्स ली, वही जो टर्निंग पॉइंट था। तो ये एक बेहतर साइन है बाबर आजम के लिए। वो अगर बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनकी कैप्टनसी काफ़ी बेहतर हुई है। बिल्कुल। तो अभी आपको क्या लगता है कि इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएगा मुल्तान सुल्तान्स? अब मुल्तान सुल्तान का तो ये कि उनके 2 मैचेस जो हैं वो भी हार चुके हैं। अभी जो पेशावर ज़ल्मी का जो मोमेंटम है वो इस वक्त अनबीटन है, तो उसको बरकरार रखने के लिए बाबर आजम जो अभी कल उन्होंने जो अपनी जो प्रेजेंटेशन दी उसमें भी जब बात की तो उन्होंने कहा जी हमारे पास एक्सपीरियंस 100 साल एक्सपीरियंस है। उसमें उन्होंने मिसबाह उल हक और इफ्तिखार अहमद की बात की कि उन्होंने कहा हम उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। दूसरा, जब उनकी अपनी परफॉर्मेंस में जब बात हुई तो उन्होंने जो बात हम उनको हमेशा एक समझा ही सकते हैं या कह सकते हैं क्योंकि उनका ज्यादा एक्सपीरियंस है, बड़े प्लेयर हैं, तो उन्होंने कहा कि जी रेड बॉल क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में फर्क है। तो ये इतने अरसे से सब उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरिट पे चीजें होनी चाहिए, जो टेक्निक्स हैं वो बेहतर होनी चाहिए। ये बातें वो हैं जो हर बंदा टीवी पे बैठ कर उनको समझा रहा था। पर लेकिन शुक्र है देर आए दुरुस्त आए, अब उन्हें समझ आ गई है, तो उम्मीद करते हैं कि बेहतरी आएगी। अली भाई, अगर हम देखें तो हैदराबाद किंग्समैन इब्तदाई तौर पर हम देख रहे थे इब्तदाई मैचेस में हार रहे थे मुसलसल, और हम दुआगो थे कि नई टीम है, कॉम्बिनेशन जो है वो आपस में ब्लेंड होने में, मर्ज होने में एक टाइम तो लगता है प्लेयर्स को, लेकिन अब उन्होंने फतुहात से आगाज़ कर दिया है। 2 मैचेस बड़े अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीते हैं। क्या समझते हैं आगे भी इस तसलसल को वो बरकरार रख पाएंगे? जी बिल्कुल। हैदराबाद जो किंग्समैन है उनका जो सबसे जो टर्निंग पॉइंट था वो ग्लेन मैक्सवेल की एंट्री थी। आपने देखा कि जब वो आए और उनका जो इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इतना ज्यादा है, और वो प्लेयर हैं जो सिंगल हैंडेडली आपको मैच जितवा सकते हैं, और उन्होंने ये प्रूव भी किया, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी किया और वो अब भी कर रहे हैं। अगर आप देखें, जैसे आपने बात भी की कि वो अपने जो 4 मैचेस हैं वो कंसेक्यूटिव हारे थे, और जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल है। वो आए हैं, उनकी आप देखें कि बॉडी लैंग्वेज इतनी पॉजिटिव है कि उन्होंने उसका इम्पैक्ट टीम पे भी डाला है, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि किंग्समैन को वो जितवाने में। अब उसी के साथ साथ उनकी जो पॉजिटिव पॉइंट है कि मानस लबुशेन है, वो उनके कैप्टन हैं, वो उनके साथ उनकी एक अच्छी केमिस्ट्री है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जो टर्निंग पॉइंट है वो ग्लेन मैक्सवेल थे, और आप देखेंगे कि ये आगे भी एक बेहतर इम्पैक्ट डालेंगे, और वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ अनबीटन होने के बावजूद
वो अपनी जो बैट कैरी करने वाली जो उनकी एक रवायत है वो बरकरार रखे हुए और वो उसी को लेके वो विनिंग मोमेंटम की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर दोबारा से मैच की तरफ आएँ, मुल्तान और पेशावर के मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको क्या क्या मसाइल नज़र आए? मुल्तान ने हमने देखा कि काफ़ी सफ़र किया है मिडिल ऑर्डर के मसाइल की वजह से, यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस सही ना होने की वजह से। जी, मिडिल ऑर्डर का तो जैसे पाकिस्तान को हमेशा से मसला ही है। मामला वही है कि जैसे हम पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो उनको फरहान यूसुफ और बाबर और ये मेंडेस की वजह से काफ़ी ये एक सपोर्ट मिलती है। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ साहबजादा फरहान है और स्मिथ हैं, ये जब ओपनर आते हैं तो ये जब अच्छा स्टैंड देते हैं तो वही उनको विनिंग मोमेंटम देता है। तो जो आपने बात की दुनिया के मामला वही है कि मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं चीजें लेक करती हैं। वही जब आपका मिडिल ऑर्डर बेहतर नहीं होगा तो आपका विनिंग मोमेंटम बेहतर नहीं होगा। जब आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेगा तो आप कहीं ना कहीं जीत हासिल नहीं कर सकेंगे। तो कल भी यही हुआ कि सुफियान मुकीम आए तो उन्होंने जब स्मिथ को आउट किया, साथ दूसरी एक विकेट ली, तो उसकी वजह से जो विनिंग मोमेंटम है वो खराब हुआ। तो जो आपको पीक पे लेके जाता है, जो आपको जितवाने में मदद देता है, वो मिडिल ऑर्डर है। वहां पे आप इनिंग को बेहतर करते हैं, इनिंग को एंकर करते हैं। तो इसी तरह मैनेजमेंट को भी चाहिए, जो ओवरऑल जो पीएसएल की मैनेजमेंट है उनको मिडिल ऑर्डर पे काम करना चाहिए और हमें फ्यूचर तमाम डिपार्टमेंट्स पर काम होना चाहिए। वो चाहे ओपनर बल्लेबाज हों, मिडल ऑर्डर हो, बैटर्स हों, बॉलर्स हों या स्पिन बॉलर्स हों, हमारे तमाम शोबों के अंदर हम देखते हैं कि काम होने की बहुत ज़रूरत है। हमें वो लड़के लाने चाहिए जो कि स्पेशलिस्ट हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, ना कि हमें ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा इन्हिसार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली तनोली मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और इस उम्मीद तमाम टीमें अच्छे से परफॉर्म करेंगी, तमाम प्लेयर्स जो है वो टीम के लिए खेलेंगे, ना कि इंडिविजुअल अपनी ज़ाती हैसियत के लिए खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और कराची की बात कर लेते हैं नाज़रीन, जहाँ पे इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल के सालाना इम्तिहानात 2026 के पर्चों की ई मार्किंग की जा रही है और इसके लिए सासा की रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू कर दिया गया है, जिनमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज़ूलॉजी, बॉटनी और कंप्यूटर साइंस के पर्चे भी शामिल हैं। जी हाँ, और इस साल मैट्रिक के कंप्यूटर साइंस और रियाजी जबकि नवीं जमात के मुकम्मल पर्चों की ई मार्किंग होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलाहुद्दीन, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल साल 2026 के जो इम्तिहानात हैं उसके लिए एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है कि ई मार्किंग जो है उनके पर्चों की जाएगी। तो इस हवाले से अगर बात करें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज़ूलॉजी, बॉटनी और कंप्यूटर साइंस के जो पर्चे होंगे उनकी इस साल जो है वो ई मार्किंग की जाएगी। इस हवाले से ये भी बताया गया है आला सालमी तालीमी बोर्ड की जानिब से कि ये जो ई मार्किंग है ये फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और इन पर्चाजात की जाएगी। तो ये ई मार्किंग का जो फ़ैसला है इसके बाद जो असातिज़ा हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करने का अमल भी जो है उसका भी आगाज़ कर दिया गया है। जिन्होंने ये ई मार्किंग में हिस्सा लेना है उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगी और वो असातिज़ा जो है उसके लिए भी आला सानवी तालीमी बोर्ड ने बाकायदा अब रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज़ कर दिया है। दूसरी जानिब अगर बात करें तो जो 9th के जो पर्चाजात हैं उनके भी ई मार्किंग होगी और इसी तरह मैट्रिक के अगर 10वीं जमात के 2 पेपर हैं उसकी भी ई मार्किंग होगी। उसके हवाले से अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस और मैथ के 2 पेपरों की ई मार्किंग की जाएगी। दूसरी जानिब अगर बात करें तो जो ई मार्किंग का फ़ैसला है वो इसलिए किया गया है कि एक तो नकल की जो रोकथाम है उसके लिए, क्योंकि जो भी पर्चों की जो मार्किंग होती थी मैनुअली तौर पर, तो उस हवाले से बहुत से खदशात सामने आते थे कराची के अंदर के ये जो पेपर हैं उनको दुरुस्त नहीं चेक किया गया और असातिज़ा जो है उन्होंने शायद ज़्यादा नंबर दे दिए हैं किसी स्टूडेंट को। ये इल्ज़ामात इस तरह के थे कि उन्होंने शायद जो मार्किंग करने वाले असातिज़ा हैं वो जो है शायद पैसे लेकर जो है वो। सलाहुद्दीन अली हमारे साथ मौजूद थे और ई मार्किंग की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इसमें जो तरफदारी वाला मामला है या नकल वाला मामला है उसका भी सदेबाब मुमकिन हो सकेगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।